कार आज संडे सत्संग में चर्चा महंगाई पे, जिसे इकोनॉमिस्ट मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बोलते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि देश में किन किन चीजों पे चर्चा होती है। चर्चा ज्ञान व्यापी पे है, काशी की है, मथुरा की है, ताजमहल की है, कुतुब मीनार की है, किसके नीचे क्या खुदाई करने पे मिला उसकी चर्चा है, 500 साल पहले की चर्चा है। कल खबर आई कि एक आदमी को मार दिया गया इस शक में कि वो मुसलमान हो सकता है। पहले चर्चा ये होती थी कि भाई शक ये था कि उसने गाय की हत्या की थी, शक ये था कि वो गाय का मीट खा रहा था, शक ये है कि वो चोरी कर रहा था, स्मगलिंग कर रहा था, वो भी समाप्त है। शक ये था कि मुसलमान है, मतलब जैसे ये अपराध हो। मैं सोच रहा था इतनी सारी चीजों के बारे में अचानक चर्चा शुरू क्यों हो गई। ये कोई चुनाव तो है नहीं। चुनाव से पहले ये सब चीजें होती हैं इस देश में, पिछले कुछ साल से शुरू हो गई हैं, समझ आता है। ये बगैर चुनाव के इतनी चर्चा कैसे शुरू हो गई? मंदिर, मस्जिद, खुदाई, मौत, मुसलमान, हिंदू। एक कारण मुझे समझ आता है, और वो कारण है महंगाई। कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपका ध्यान बटाना जरूरी है। कुछ खबर है जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि आप देखें। वो खबर है महंगाई की, वो खबर है बेरोजगारी की, वो खबर है रुपए की गिरती हुई स्थिति की, वो खबर है भारत का जो एक्सपोर्ट की स्थिति है, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी। वो खबर है चीन ने बॉर्डर पे जो ब्रिज बना लिया है उसकी। तो बहुत कुछ खबरें हैं जो सरकार नहीं चाहती, सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि आप में देखें। आपने भी ऐसे बहुत कार्टून देखे होंगे। ये छोटा सा कार्टून एक तरह से उसे समराइज करता है। समराइज करता है, कहता है कि बस लीजिए शिवलिंग मिल गया, अब तो इकोनॉमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम कार्टून आपने पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे, क्योंकि कार्टूनिस्ट को वो सच दिखाई देता है जो आपको और मुझे नहीं दिखता। इतिहास का एक दौर होता है जिसमें सिर्फ व्यंग की दृष्टि से सच दिखाई देता है, सीधी दृष्टि से सच दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इधर उधर की बात किए बगैर उस सवाल पे बात करूंगा जिस पे करनी चाहिए। 5 मिथक हमारे चलते हैं, और उन पांचों मिथक को एक एक करके मैं लूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। ये कौन से 5 मिथक हैं? पहला मिथक ये है कि भाई महंगाई तो आनी जानी चीज है, हमेशा बढ़ती घटती रहती है, क्यों इसकी चर्चा करते हो? दूसरा मिथक ये है कि ये जो महंगाई है इसके बारे में अमीरों को ज्यादा नुकसान है साहब, इससे गरीबों को ज्यादा नुकसान नहीं है, आम जनता क्यों परेशान है? आपके मन में हो सकता है ना हो, लेकिन ये है एक मिथक। तीसरी बात जो बहुत बड़े पैमाने पे चलाई जा रही है वो ये है कि साहब ये तो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से हुई है, पूरी दुनिया में हुई है, बताइए हम क्या करें। यूक्रेन के युद्ध की वजह से है, पूरी दुनिया में है, हमारे यहाँ पे भी है, बताइए क्या किया जा सकता है। चौथा मिथक ये है कि पेट्रोल की जो महंगाई है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण है, और अब जरा वो आज जो कंसेशन सरकार ने दे दिया है उससे ठीक हो जाएगी। और पांचवा मिथक, पांचवा जो कि इन सब की जड़ में है, वो ये है कि साहब महंगाई तो जैसे अकाल है, जैसे बारिश है, ये हो रहा है, सरकार बेचारी क्या कर सकती है। महंगाई का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई तो यूं है जैसे दिल्ली में लू पड़ रही है, दिल्ली में बारिश हो रही है, बस वैसा मामला है। इसी झूठ का प्रतिकार करना हमारा फर्ज है, और आज की बात में एक एक करके हम एक एक मिथक, एक एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो पहली बात ये कि साहब महंगाई तो आनी जानी बात है, महंगाई तो घटती बढ़ती रहती है, इसमें क्या कोई विशेष बात है, हमेशा चर्चा चलती रहती है इस देश में। जब पूछो लोग कहते हैं महंगाई है। जो आज चर्चा है ये भी एक वैसी ही चर्चा है। पहली बात सच है, दूसरी बात सच नहीं। ये बात कहना, ये बात सही है कि हमारे देश में महंगाई का रोना हमेशा रोते हैं लोग, और उसकी वजह ये है कि कोई अपने मुंह से ये नहीं बोलना चाहता कि मैं गरीब हूं, मेरी जेब में पैसे नहीं है। लोग कहते हैं महंगाई है, मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो महंगाई इस देश में गरीबी के बारे में बात करने का भी एक तरीका होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होती, आंकड़ों में आपको स्टैटिस्टिक्स में मुद्रास्फीति दिखाई नहीं देती, लेकिन सामान्य व्यक्ति तब भी महंगाई की बात कर रहा हो। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। पिछले हफ्ते खबर आई है कि अप्रैल के आंकड़े आ गए हैं। हम देख सकते हैं, यह खबर अखबार में आई, पहली अखबार में, पूरे देश के अखबारों में खबर आई थी। होलसेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 15.08% इन अप्रैल। यानी कि सरकार हर महीने महंगाई के आंकड़े रिलीज करती है, और इन महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से पिछले एक साल में हर महीने, पिछले साल एग्जैक्टली उसी महीने में महंगाई क्या थी, चीजों का दाम क्या था, उससे तुलना करके हर महीने आंकड़े रिलीज किए जाते हैं। एक होता है WPI, मतलब थोक की चीजों का भाव क्या हुआ, और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस, यानी कि एक साधारण उपभोक्ता क्या खरीदता है। आप और मैं स्टील नहीं खरीदते, इसलिए स्टील जो है उसमें नहीं आएगा, छोटे मोटे बर्तन आ सकते हैं। तो थोक का अलग होता है, उपभोक्ता का अलग। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 15% देश में महंगाई बढ़ी। अगर उसी महीने का हम देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो अंदाजन 8%, 7.79%। क्या है, ज्यादा है? जी हाँ। जैसा कि शीर्षक बताता है, ये पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है। सन 1990-91 में ये 15% से ज्यादा हुआ था। सन 90-91 के बाद सन 2022 में ये बढ़ा है। और ये आप देखिए, अगला जो ग्राफिक है हमें बताता है कि किस तरह से घट बढ़ रहा है। ये देखिए, हम देख रहे हैं 2012 से लेके 2022, पिछले 10 साल की कहानी हम देख रहे हैं। जो सफेद रंग की लाइन है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स की है, और जो नीले रंग की लाइन है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की है। आप देख रहे हैं, यह सफेद लाइन अब इतनी ऊंची चली गई है जितनी पिछले 10 साल में कभी नहीं थी। हम्म? और जैसा मैंने आपको बताया, 1990 के बाद से नहीं रही। और ये जो नीले रंग की लाइन है, हम इसे दोबारा देखें, जो नीले रंग की लाइन है, वो इस वक्त 7.79 पे है। इससे ज्यादा कब थी? इससे ज्यादा थी जब मनमोहन सिंह का राज था। एक बार 10% से ज्यादा, 11% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया था। अब हम उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सामान्य खेल नहीं है। रोज रोज जो लोग बातें करते हैं वो वाली बात नहीं है। कुछ विशेष हो रहा है जिसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। और तमाम अर्थशास्त्री बता रहे हैं, गंभीर अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अब ये और बढ़ती जाएगी। ये रुक नहीं रही है। ये कोई 2-4 महीने का खेल नहीं है, बढ़ती जाएगी। किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बढ़ रही है, ये छोटा सा ग्राफिक हमें बताता है कि किन किन अलग अलग क्षेत्रों में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। नीचे जो येलो इसके ऊपर लगाया गया, गोला लगाया गया है, वो फूड इन्फ्लेशन है, जो कि 8% है। फूड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंज्यूमर प्राइस का बहुत बड़ा हिस्सा है। उससे ज्यादा ऑफ कोर्स फ्यूल में है, जो नीचे दिखाया जा रहा है, जो कि 38% के करीब है। लेकिन जहां तक साधारण कंज्यूमर का सवाल है, एक साधारण उपभोक्ता की यदि हम बात करें, तो जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है वो है कि आटे का दाम बढ़ गया है, तेल, खाने के तेल का दाम बढ़ गया है, उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह का दाम बढ़ा है, और बाकी तमाम सब चीजों का दाम तेजी से बढ़ता जा रहा है। और कंपनियां क्या कर रही हैं? कंपनियां दो तरह के खेल कर रही हैं। कंपनियां या तो चीजों के दाम बढ़ा रही हैं, या जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, आप छोटा सा चिप्स का पैकेट लाते हैं, आप कोई साबुन लाते हैं, आप कोई शैम्पू लाते हैं, कंपनियां देख रही हैं कि लोग ज्यादा पैसा तो नहीं देंगे, तो क्या कर रहे हैं, उसमें मात्रा घटा रहे हैं। मतलब दाम बढ़ाने का ये भी तरीका है ना, जो आपको 200 ग्राम चिप दी, अगली बार 180 ग्राम चिप दे दी, उतने ही पैसे के अंदर। महंगाई बढ़ रही है, चारों तरफ बढ़ रही है, और अब लोगों को अपने बजट में कटौती करनी पड़ रही है। एक सर्वे अभी आया है कुछ ही दिन पहले, परसों ही वो सर्वे आया है, जो बता रहा है
कि अधिकांश लोग कह रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में उनका खर्च 10% बढ़ गया। 10% मतलब जो गरीब 10,000 रुपए महीने का कमा के अपना काम चलाता है, उसका खर्चा अब 1,000 रुपया बढ़ गया। बहुत ही गंभीर स्थिति इस देश में आ रही है। और महंगाई एक चीज है जो बहुत गहरी मार करती है। किस पे मार करती है, उससे जुड़ा हुआ दूसरा मिथक है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, सरकार का बनाया हुआ है। सरकार ने दरअसल चलाया कि महंगाई की इतनी चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा मिथक जो है कि महंगाई से अमीरों को ज्यादा नुकसान होता है। किसी ने उठा के ट्विटर पे लगा दिया कि देखिए सरकार ऐसी बातें करती है। तो सरकार का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो था, उसने बाकायदा एक रिलीज दे के कहा, सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा, ये झूठ है, मिथ्या है। आप देखिए सरकार का पीआईबी का अपना फैक्ट चेक वाला है, देखिए, जिसमें सरकार पीआईबी की तरफ से कह रही है कि नहीं भाई, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। ये आप छोटा सा ग्राफिक देख सकते हैं जो कि सरकार ने रिलीज किया था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। फिर उसको फैक्ट चेक करने वाले लोगों ने जरा चेक कर लिया कि क्या सरकार ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। पता लगा कि हाँ, सरकार की अपनी रिपोर्ट में ये बात बाकायदा लिखी गई थी। तो ये जो निर्मला सीतारमन जी की फोटो के साथ पीआईबी ने रिलीज किया था कि भाई ये फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। आजकल सरकार भी फेक न्यूज को बताने लग गई है। जो लोग फेक न्यूज चलाते हैं वो दूसरों को फेक न्यूज के बारे में आगाह भी करते हैं। लेकिन पता लगा कि सरकार ने अपनी खुद की रिपोर्ट में कुछ महीने पहले लिखा था कि महंगाई के बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमीरों को ज्यादा असर होता है। लेकिन जैसा कि अर्थशास्त्री बता देंगे, और अर्थशास्त्र जानने की जरूरत नहीं, आप सड़क पे लोगों से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि जब आटे का दाम बढ़ता है, जब दाल का दाम बढ़ता है, सब्जियों का दाम बढ़ता है, तेल का दाम बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा असर गरीब पे होता है। और वो गरीब है जो कि आज इसकी मार में आ रहा है, इसकी चपेट में आ रहा है। तीसरा मिथक जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि साहब ये तो सब देखिए ना, ये सब के सब शुरू हुआ यूक्रेन लड़ाई की वजह से। अब बताइए, यूक्रेन लड़ाई तो हम क्या करें, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। आप ये छोटा सा ग्राफिक देखिए, यदि आप देख सकते हैं। एक छोटा सा ग्राफिक है जो हमें पिछले 1 डेढ़ साल की स्थिति बताता है। ये देखिए, ये हर महीने का है। शुरू होता है जनवरी 2020 से और खत्म होता है अप्रैल 2022 में। पिछले 2 साल की कहानी बताता है। यूक्रेन युद्ध के कब हुआ, पिछले 4-5 महीने की कहानी है ये। लेकिन ये लाल लाइन कब से ऊपर चढ़ी हुई है, ये लाल लाइन पिछले 13 महीने से ऊपर चढ़ी हुई है। आप देख पा रहे हैं, ये जो केसरिया रंग की लाइन है, ये फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और लाल वाली लाइन जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ऊपर पिछले 13 महीने से चल रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गया है लगातार महंगाई के चढ़ते चढ़ते चढ़ते। तो मामला यूक्रेन लड़ाई का सिर्फ नहीं हो सकता। यूक्रेन लड़ाई से कुछ चीजों पे असर हुआ है। असर हुआ है पेट्रोल के दाम पे, जिसके बारे में अभी मैं आऊंगा। असर हुआ है कुछ चीजों की, बाहर से डिलीवरी डिले हुई है, बॉटलनेक्स आई हैं, सप्लाई चेन्स टूटे हैं, उसमें हुआ है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि पाम ऑयल पे इंडोनेशिया की जो पॉलिसी बनी है उस पे असर हुआ है। लेकिन हमारे देश में सब्जियां महंगी हैं, इसका यूक्रेन से कोई संबंध नहीं है। और गेहूं तो हमारे देश में हमें एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी, वो हमने नहीं किया इस्तेमाल। आटे का जो दाम बढ़ रहा है, उसका सीधे सीधे यूक्रेन की लड़ाई से संबंध नहीं है। उसका हमारे देश की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से संबंध है। और हाल ही में 2 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों ने एक लेख लिखा, ये कहते हुए कि हमारे देश में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो गरीब की महंगाई होती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है खाने पीने की चीजों की महंगाई। और वो ना तो यूक्रेन की लड़ाई से जुड़ी है, और ना ही रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस होते हैं, इंटरेस्ट रेट बदलते हैं, उससे बदल जाएगी। उसका मुख्य कारण है इस देश में सब्जी, फल, अनाज, दाल का कम उत्पादन। गेहूं और चावल का ज्यादा होता है, बाकी सब चीजों का उत्पादन कम हो रहा है। और जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक ये महंगाई बदल नहीं सकती।
तो खैर, तीसरा मिथक ये था कि ये केवल यूक्रेन की लड़ाई की वजह से है, पूरी दुनिया में है। आपने जैसे देखा, ये यूक्रेन की लड़ाई से शुरू, यूक्रेन ने जरूर कंट्रीब्यूट किया है उसमें, लेकिन ये यूक्रेन की लड़ाई के वक्त से शुरू नहीं हुई है, और खाली यूक्रेन के युद्ध बंद होने से बंद नहीं होने वाली है। चौथा मिथक चौथा मिथक हमें बताता है कि साहब, ये पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम है, पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम हुई है अंतर्राष्ट्रीय उसकी वजह से, तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। अब बताइए, पेट्रोल हमारे यहाँ तो होता नहीं है, सरकार अपनी फैक्ट्री में तो पेट्रोल बनाती नहीं है, ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, बताइए, हम तो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। जब दाम दुनिया का बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ जाता है, तब हमें बढ़ाने पड़ते हैं, बताइए हम इसमें क्या करें। ये सरासर झूठ है। मैं चाहता हूं याद रखें, संयोग ऐसा है कि आज से ठीक 8 साल पहले मई के महीने में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम क्या था? कच्चा क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसको, हिंदी में कच्चा तेल बोलते हैं, वो प्रति बैरल, एक बड़ा सा ड्रम होता है बैरल, उसके हिसाब से खरीदा जाता है। उस समय क्या दाम था? उस समय दाम था $107 प्रति बैरल। जिस तारीख 14 मई को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तब था $107 प्रति बैरल। और आज दाम क्या है? आप देखिए, छोटा सा जो ग्राफिक है बताता है आपको आज की तारीख में क्या दाम है भारत सरकार की तरफ से, जो भारत विदेश से खरीदता है। अभी ग्राफिक नहीं है शायद, लेकिन आज का दाम भी है $107 प्रति बैरल। मतलब आज से 8 साल पहले कच्चे तेल का जो दाम था और आज जो दाम है वो हूबहू वही है। बीच में बहुत कुछ बदलाव हुआ, बीच में खूब गिरा, पहले 105 से 107 से गिर के लगभग $30 पे आ गया, फिर उसके बाद बढ़ के $120 पे चला गया, अब वापस 107 पे। मतलब पिछले 8 साल पहले जो दाम था वही दाम आज है अंतरराष्ट्रीय बाजार। लेकिन हमारे डोमेस्टिक बाजार में क्या बदलाव आया है, ये टेबल यदि हम देख सकें, जो कि, जी, ये देखिए आपको बताता है मई 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था? ₹71.40। आज क्या है? ₹101 से लेके ₹116 के बीच में। डीजल का दाम तब क्या था? ₹55.49। आज कितना है? 96 से ₹100। मतलब पेट्रोल का अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम हूबहू वही का वही रहा, लेकिन पेट्रोल का दाम 1.5 गुना बढ़ा, डीजल का दाम लगभग 2 गुना बढ़ा। दोबारा दिखा सकते हैं इसे ही हम, जिसमें हम देखें कि सीएनजी और बाकी सबका दाम भी कितना बदला है पिछले 8 साल में। और ये वक्त है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी बिंदु पे दोबारा आ गए। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कुछ बदला है। अगर हम उसी ग्राफिक को दोबारा देखें तो हम पाएंगे कि सीएनजी का दाम, पीएनजी ₹25 से, एलपीजी का सिलेंडर 410 से बढ़ के ₹949, अब तो ₹999 हो गया था। तो 2.5 गुना दाम बढ़ गया एलपीजी सिलेंडर का। पीएनजी 25 से ₹36, सीएनजी 35 से ₹67 से लेके ₹80 तक। तो खेल क्या है? सोचिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम हूबहू उतना ही, लेकिन आपके और मेरे लिए दाम बढ़ के हो गया है 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5। ये अंतरराष्ट्रीय बाजार का खेल नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, जिसने बताया था कि पूरी दुनिया में यदि पर पीपीपी मेजर जो होता है डॉलर के हिसाब से, उसमें देखें, पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल पर जो परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से डॉलर में कैलकुलेट करें, पूरी दुनिया में सबसे महंगे जो 3 देश हैं जिनमें पेट्रोल महंगा है, उसमें से एक भारत है। डीजल दुनिया के सबसे महंगे 3-4 देशों में फिर भारत है। इसका कारण क्या है? कारण है सरकार की एक्साइज ड्यूटी।
सरकार ने सोचा पेट्रोल के दाम एक तरीका है लोगों से पैसा कमाने का, और सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। आप देखिए, यहां हम देख सकते हैं सरकार ने कितनी अपनी एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाई हैं इस दौरान। सरकार 2014-15 में पेट्रोल से सिर्फ लाल वाला फिलहाल आप देखिए, क्योंकि लाल वाला केंद्र सरकार का है। हरे वाला जो ग्रीन वाला है, ब्लू वाला, वो राज्य सरकार का है। तो सरकार सन 2014 में 99,000 करोड़ रुपया कमाती थी एक्साइज टैक्स लगा के पेट्रोल पे, और अब कितना कमाती है? 3,72,000 करोड़। 3 गुना से ज्यादा 7 साल में। तीन तीन गुना नहीं, लगभग 4 गुना के करीब सरकार ने अपनी कमाई शुरू कर दी है। तो पेट्रोल महंगा इसलिए नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े। पेट्रोल महंगा इसलिए है कि सरकार ने चोर दरवाजे से कमाई का धंधा बना रखा है। पहले केंद्र सरकार करती है, फिर उसकी देखा देखी और उसका एक हिस्सा राज्य सरकारें भी अपनी वैट लगाती हैं, वो भी उसको बढ़ा देती हैं। इसकी वजह से बढ़ रहा। तो क्या कल निर्मला सीतारमन जी ने जो घोषणा की उससे खत्म हो जाएगा? उससे स्थिति बेहतर हो जाएगी? जी नहीं। आप ये आंकड़े देखिए। ये आंकड़े जो कि एक सिंपल स्लाइड में हमने रखे हैं, वो बताते हैं कि रिडक्शन होने के बाद सन 2014 में पेट्रोल की ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? 9 रुपए 48 पैसे, ₹9.5 के करीब सरकार पेट्रोल पे ड्यूटी लगाती थी, टैक्स लेती थी। डीजल पे ₹3.5 टैक्स लेती थी। कल की घोषणा के बाद जो सरकार ने घटा दिया है, उसके बाद कितना है? ₹19.90, यानी कि दुगने से फालतू आज भी है। और डीजल ₹3.5 से बढ़ा के ₹15.80, यानी कि 4 गुना से ज्यादा। तो इतना ढोल तमाशा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हमारे लिए देश का नागरिक सर्वोपरि है, नागरिक पहले आता है, इसलिए हम ये कम कर रहे हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि आप इस देश के नागरिक की आपके लिए मन में कितनी चिंता है, इसको पेट्रोल और डीजल के टैक्स से नापा जा सकता है। और अगर इससे नापे नरेंद्र मोदी जी, तो आज आप इस देश के नागरिक से 2 गुना टैक्स वसूल कर रहे हैं पेट्रोल पे, 4 गुना वसूल कर रहे हैं डीजल पे। और ये सब आपके रिडक्शन के बाद। रिडक्शन से पहले तो आप 5 गुना डीजल पे थे, पेट्रोल पे तो, और पेट्रोल पे भी ज्यादा था। तो ये खेल इसलिए है कि सरकार इस पे पैसा वसूल कर रही है। अब आखिरी और पांचवी बात कि बेचारी सरकार क्या कर सकती है? महंगाई को रोकना क्या सरकार के बस में है? इनमें से कुछ चीजों का जवाब मैंने पहले ही दिया है, जब हमने कहा कि क्या कि केवल यूक्रेन की लड़ाई की वजह से है। हमने देखा कि नहीं, यूक्रेन से पहले शुरू हो चुका है। क्या ये केवल कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ने की वजह से है? हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 8 साल में कुल मिला के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े। तो फिर सरकार क्या कर सकती है? सरकार की गलती क्या है? क्या सरकार से कोई दोष हुआ है? क्या सरकार की कोई मिस्टेक है? कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन अफसोस ये है कि इस देश के अखबारों के फ्रंट पेज पे वो नहीं छपा। ये किया था रिपोर्टर्स कलेक्टिव नामक एक कुछ मीडिया के अंदर। अब जो गोदी मीडिया चल निकला है, इससे परेशान होकर इस देश के कई अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने अलग से कहा कि भाई कोई मीडिया कंपनी चलाना तो हमारे बस में नहीं है। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, एक टीम बना लिया है, और वो टीम बीच बीच में सच्चाई का खुलासा करती रहती है। उस टीम ने, रिपोर्टर्स कलेक्टिव नामक टीम ने, अपनी तरफ से एक खुलासा किया, जिसको विदेश के अखबारों ने छापा, हमारे यहाँ के किसी अखबार ने प्रमुखता से नहीं छापा। और वो खुलासा क्या था? वो खुलासा ये था कि महंगाई बढ़ने से रोकने के लिए सरकार की जो कमेटी है, उस कमेटी के हाथ पांव बांध के रखे गए थे पिछले 2 साल से। क्या मामला है? मामला ये है कि बीजेपी सरकार, ये जो है, ये रिपोर्ट है आरबीआई पेपर्स इन्वेस्टिगेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कानूनी जिम्मेवारी है कि इस देश में महंगाई
बढ़ने ना पाए। कानूनी जिम्मेवारी कैसे है कि बीजेपी सरकार के रहते अरुण जेटली जी ने काम किया था, एक अच्छा काम था। बीजेपी सरकार ने एक कानून लाए कहते हुए कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अब कानूनी जिम्मेवारी होगी कि इस देश में महंगाई कभी भी 6% से ऊपर ना जाए। 4% से 6% के बीच का मार्जिन आपके पास है, 6% से ऊपर कभी नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखित एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि 6% से ऊपर क्यों गई। रिजर्व बैंक ने इसके लिए कमेटी बनाई जिसको एक एमपीसी कमेटी बोला जाता है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें अर्थशास्त्री इनका काम होता है महंगाई पे निगाह रखना। और जैसे ही महंगाई का पहला संकेत मिले सरकार को आगाह करना और रिजर्व बैंक से कहना कि तुम अपने ब्याज के रेट बढ़ा दो। उसके पीछे थ्योरी क्या है, 1 मिनट में बता दो, सिंपल इकोनॉमिक्स का मामला है। इन्फ्लेशन के अंदर अर्थशास्त्री मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन इसलिए होता है कि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, चीजें बहुत कम होती हैं। जब कम चीजें हैं, ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा पैसा कम चीजों के लिए जाएगा और चीजें महंगी हो जाएंगी। इसलिए अगर आपको महंगाई को रोकना है तो एक तरीका ये है कि आप इकोनॉमी में जितना पैसा घूम रहा है, मनी सप्लाई जितनी है, उसको कम कर दो। और मनी सप्लाई कम करने का तरीका क्या है, ब्याज की दर बढ़ा दो। ब्याज की दर बढ़ा देंगे, लोग कम लोन लेना शुरू करेंगे। लोग कम लोन लेंगे तो बाजार में जो पैसा घूम रहा है वो पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों की जेब में पैसा कम बचेगा तो वो चीजों को महंगा खरीद नहीं पाएंगे, चीजों के दाम अपने आप गिरेंगे, या तो खरीदना बंद कर देंगे या सस्ती चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। तो रिजर्व बैंक की इस एमपीसी नामक कमेटी का काम ये है कि यह कमेटी जैसे ही इसको पता लगे कि भाई मुद्रास्फीति हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, एकदम वो अपना रिकमेंडेशन देगी और रिजर्व बैंक ब्याज का इंटरेस्ट बढ़ा देगा। अब खेल ये है कि रिजर्व बैंक ने ये सब काम आज से 4 साल 3 साल पहले शुरू किया। रिजर्व बैंक को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है और ये जो है ये अ, अ, मुद्रास्फीति शुरू होने वाली है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए हमें अभी से इन्फ्लेशन का ब्याज रेट बढ़ा देना चाहिए। लेकिन ब्याज का रेट बढ़ा देने से क्या होता, सरकार के जो खासम खास लोग हैं, जो हजारों करोड़ों का लोन लेके बैठे हैं, उनको हर महीने ब्याज, उन बेचारों का 500 करोड़ रुपया ब्याज बढ़ जाता, 1000 करोड़ रुपया ब्याज बढ़ जाता किसी का। देखा होगा आपने, हाल ही में खबर आई है कि अडानी जी के ऊपर कितना लोन है। वो बहुत अमीर आदमी बन गए हैं दुनिया के, मगर उनके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपया का लोन लेके बैठे हुए हैं। अब बताइए, 2 लाख करोड़ रुपए वाले व्यक्ति के लोन में अगर हर महीने 1% का फर्क पड़ जाए, एनुअल इंटरेस्ट रेट में 1% का फर्क पड़ जाए, तो उसको तो कितने हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने खासम खास लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए सरकार ने अपनी ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी ही एमपीसी कमेटी को काम करने से रोका। सिर्फ रोका ही नहीं, उसको धमकाया। उसको बैठ के उसके साथ वो अनौपचारिक मीटिंग हुई जो कि इलीगल थी। और सरकार ने रिजर्व बैंक की कमेटी को कहा कि हाँ, कानून तो है जो कहता है कि अ, तुम्हें महंगाई को रोकना है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम थोड़ा सा आंख बंद क्यों नहीं कर लेते। और बहाना उसका ये निकाला गया कि नहीं नहीं, आपके पास जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है ना, इसलिए आंकड़े सही नहीं है, इसलिए आप इसको देखो मत। रिजर्व बैंक के कुछ अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया, कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे गरीब को नुकसान होगा। लेकिन सरकार ने उस सब बात की अनदेखी की। ये सारे तथ्य इस इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं। और हकीकत ये है, जैसा मैंने बताया, इस वक्त आज की तारीख में इन्फ्लेशन 7.79% कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हो गया है। और अधिकतम कितना होना चाहिए था, 6%। 6 की बजाय अब 7.25 पे चला गया। अब रिजर्व बैंक सरकार को क्या जवाब देगा? क्या ये कहेगा कि आप ही ने तो हमें रोका था ये करने से? सो
सबसे बड़ी बात इस खुलासे में ये है कि ये महंगाई अपने आप नहीं आ गई, ये आ रही थी, दिख रही थी, रोकने की कोशिश की जा रही थी, और जो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, उसका गर्दन पकड़ ली गई, उसको ये करने से रोका गया। इसलिए आज इन्फ्लेशन हो रहा। कच्चे तेल में तेल के प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार ज्यादा कमाई करना चाहती थी। और कमाई क्यों करना चाहती थी? क्योंकि बाकी चीजों में इकोनॉमी को इतना मिसमैनेज किया गया कि कहीं कोई पैसा था नहीं। सरकार के पास कमाई का यही तरीका था कि पेट्रोल और डीजल में जितना लूट सको उतना लूटो। और तीसरा, कृषि नीति। जो खाद्यान्न की महंगाई है, जो सब्जी, फल, तेल, दाल, इनकी महंगाई है, इसका किसी इंटरनेशनल चीजों से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सीधा इस बात से है कि इस देश में तिलहन, दलहन, सब्जी फल की प्रोडक्शन कम हो रही है। उसको उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। किसान को जो इंसेंटिव मिलना चाहिए, किसान को जो भरोसा मिलना चाहिए कि भाई अगर मैं दाल उगाऊंगा तो मेरी दाल ठीक भाव पे बिक जाएगी, वो मिलती नहीं है। और वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सरकार एमएसपी की घोषणा तो कर देती है, लेकिन एमएसपी किसान को देती कभी नहीं। इन चीजों की वजह से महंगाई हो रही। मतलब अगली बार सरकार आपको कहे कि अरे महंगाई हो रही है, हम क्या करें, तो आप ये बताइए कि ये कोई आसमान से नहीं टपक रही महंगाई। ये महंगाई नीति के फेल्योर की वजह से, ये नीति का फेल्योर नियत की कमजोरी की वजह से है। और ये नियत की कमजोरी राजनीति की वजह से है। बीजेपी जिन लोगों से अपने चुनाव का पैसा लेती है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कहानी है, जो कभी पता नहीं लगते सैकड़ों करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में कहां से आ रहा है, नाम नहीं पता लगता कभी भी। ये जो गुप्त दान आ रहा है ना, और ये गुप्त दान के जो दानी है, वो इस खेल के पीछे। उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ समय में जब इसका और खुलासा होगा, सच्चाई पूरी सामने आएगी, हम सबको पता लगेगा इस देश में क्या खेल हो रहा है, तो हम महंगाई की सच्चाई को पता कर पाएंगे। तब तक के लिए बस इतनी सावधानी रखिए, खबर महंगाई है, ज्ञान व्यापी नहीं। खबर बेरोजगारी है, ताजमहल नहीं। खबर चीन जो पुल बना रहा है वो है, कहां किसकी खुदाई में कुतुब मीनार में क्या मिला ये खबर नहीं। सही खबर पे निगाह रखें, उसे देश के सामने लाए, और जो उसके जिम्मेवार हैं उनसे जवाब पूछे। हिसाब सवाल नहीं है, हिसाब का सवाल है। वक्त है जो सत्ता में बैठे हैं उनसे हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को आगे दूसरे सवालों पे हम जारी रखेंगे। बेरोजगारी के सवाल पे, चीन जो कर रहा है उस सवाल पे, सही सवालों पे फोकस रखना संडे सत्संग का उद्देश्य है। आशा है आपको पसंद आया। धन्यवाद।